हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। क्लास 10th में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। चलिए बच्चों, तो हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा उसे एक बार रिवाइज करके अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार का परिचय के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि संकेतक क्या होते हैं, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल क्या बताता है हमें, कैसे वो हमें जो है अम्लीय प्रकृति के बारे में बताता है, कैसे वो हमें क्षारीय प्रकृति के बारे में बताता है, और कैसे वो हमें बताता है कि कुछ सॉल्यूशन जो हैं वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल प्रकृति के भी, यानी कि हम कह सकते हैं कि उदासीन प्रकृति के भी होते हैं। फिर हमने लिटमस के बारे में बात की थी कि कैसे लिटमस जो है हमें बताता है कि अम्लीय सॉल्यूशन, यानी कि अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन में कैसे हमें पहचानेंगे, कैसे हम बताएंगे कि कौन सा घोल जो है वो अम्लीय है, कौन सा घोल जो है वो क्षारीय है। तो लिटमस अपना कलर चेंज करके हमें ये बताता है। अगला हमने हल्दी का इंडिकेटर भी पढ़ा था, जो कि क्या है, एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर ही है। फिर हमने घ्राण सूचक, यानी कि जो हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, उनके बारे में पढ़ा था, कैसे जो है वो अपनी स्मेल में परिवर्तन, यानी कि जो उनकी गंध होती है उसमें चेंज करके बताते हैं हमें एसिड और बेस के बारे में। अगर उनकी स्मेल वैसे की वैसे ही रहती है तो यानी कि वो एसिड है ना, और स्मेल अगर चेंज होती है तो बेस है। फिर हमने कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बात किया था। बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जो कि हमने पढ़े, लिटमस, हल्दी, इसके अलावा जो हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, प्याज, लौंग का तेल, वनीला एक्सट्रैक्ट, तो ये सारे क्या है, हमारे नेचुरल इंडिकेटर। जबकि सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों, जो क्या होते हैं, प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमारा मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज के अलावा फिनोल्फथैलीन है। अब ये क्या करते हैं, अलग अलग कलर शो करते हैं एसिड के साथ और बेस के साथ। चलिए बच्चों, फिर हमने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था खनिज अम्ल के बारे में, यानी कि जो हमारी क्या होती हैं, जो हमारी खनिज अम्ल, यानी कि मिनरल एसिड जिसे कहा जाता है। हमने क्या कहा था बच्चों कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं, वाटर के साथ क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं। दूसरी चीज, ये इन्हें क्या कहते हैं, हम अकार्बनिक अम्ल कहते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड्स ये होती हैं। और दूसरी चीज, मानव निर्मित अम्ल या सिंथेटिक अम्ल भी हम इन्हें कहते हैं बच्चों। जैसे कि हमारी जो भी हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये सारे ही अम्ल जो है हमारे क्या है, खनिज अम्ल हैं बच्चों। अब इसके साथ हमने एक चीज और पढ़ी थी, एक तो हो गया हमारे खनिज अम्ल, और दूसरे क्या होते हैं, हमारे कार्बनिक अम्ल, या हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा हमारा दूसरा है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। तो खनिज अम्ल के बारे में हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खनिज अम्ल के बारे में इतना सारा हमने पहले भी पढ़ लिया है। ठीक, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl, तो ये सारे क्या है, हमारे खनिज अम्ल है। जबकि ऑर्गेनिक एसिड किसे कहा जा रहा है, ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं बच्चों। यानी कि ये अगर इन्हें हम कहें तो ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि प्रबल अम्ल होती हैं। जबकि ये क्या होते हैं, प्रबल इतने ज्यादा नहीं होते। ठीक, वीक एसिड्स होती हैं बच्चों। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, इसके अलावा
सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो ये सारे ही हमारे क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो हमें नेचर से मिल रहे हैं ना, ज्यादातर फूड आइटम्स में हमें ये देखने को मिलते हैं ये सारे ही एसिड। तो ये क्या है, वीक एसिड्स हैं, ठीक। और ये वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है बच्चों, वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं, इतने ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते। ये सॉल्युबल किसके साथ होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ये सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्वेंट जैसे कि बच्चों, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन, या हम कह सकते हैं मीथेनॉल या इथेनॉल। तो मीथेनॉल, इथेनॉल, ये सारे क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जिनके साथ ये क्या होती हैं, हमारी वीक एसिड्स, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड सॉल्युबल होती है बच्चों, ठीक। बाकी जो हमारे खनिज अम्ल हैं ये तो वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। दूसरी चीज ये क्या होते हैं, हमारे प्रबल अम्ल होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, वीक अम्ल होते हैं, या हम कह सकते हैं दुर्बल अम्ल होते हैं बच्चों। चलो, तो इतनी बात तो हो गई थी क्लियर। अब यहाँ पर कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स दी हुई हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोआइडिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड। तो अलग अलग ये सारी एसिड्स क्या होती हैं, हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती है, या मिनरल एसिड जिन्हें कहते हैं। फिर बच्चों अब पढ़ने जा रहे हैं हम कि अम्ल के जो भी रासायनिक गुण होते हैं, तो रासायनिक गुण हम कैसे पढ़ेंगे। देखो अभी तक हमने अम्ल के बारे में बेसिक चीजें पढ़ी जो हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे उसकी रिएक्शन, यानी कि अम्ल जो है जब क्या करता है, मेटल के साथ कोई रिएक्शन करता है तो क्या रिएक्शन बनती है। चलिए, तो पहला हमारा धातु के साथ अम्ल की प्रतिक्रिया। तो धातु के साथ, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। तो धातु के साथ यानी भी किसी भी मेटल के साथ जब कोई एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बच्चों, सॉल्ट बनाता है, प्लस साथ में H2 गैस वहां से निकलती है, ठीक है। सॉल्ट बनाता है प्लस H2 गैस वहां से निकलती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस वहां से निकलती है। जैसे कि यहाँ पर हमारी रिएक्शन लिखी हुई है, धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन, ठीक। यानी कि बच्चों जैसे कि हमें याद होगा रिएक्टिविटी सीरीज, अब रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर के जो एलिमेंट्स है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन के नीचे के जो एलिमेंट्स है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक। तो वो जो ऊपर वाले जो मेटल हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पर आ जाएंगे। जैसे कि बच्चों जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक। जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक की रिएक्शन जब हम एसिड के साथ कराते हैं, तो हमने लिया यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होता है कि जिंक क्या करता है, H को यहाँ से हटा करके जिंक इसकी जगह पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, जिंक क्लोराइड। साथ में क्या निकल जाएगी, H2 गैस साथ में यहाँ पर बाहर निकलेगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जब भी हम किसी मेटल का किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो बच्चों हमने सुना है कि कहा जाता है कि जो अचार होता है ना, अचार को जो है कभी भी कॉपर के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए उसे, तांबे के बर्तन में। क्यों हम नहीं रखते कॉपर, जो भी अचार है, हम जो अचार होता है तो उसे तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, या हम कहते हैं कॉपर के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, देखो बच्चों जो अचार है उसमें क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। कोई सा भी एसिड हो सकता है अचार में, क्योंकि उसमें अलग अलग फ्रूट्स होते हैं या अलग अलग वेजिटेबल्स होती हैं, तो उनमें अलग अलग एसिड होता है, ठीक। अब अचार में क्या होता है, एसिड होता है। और जिस बर्तन में हम रख रहे हैं कॉपर, तो कॉपर क्या होता है बच्चों, एक मेटल होता है, और वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। तो जब हम मेटल के बर्तन में आचार को रखते हैं जो कि क्या कंटेन करता है, एसिड कंटेन करता है, तो वहां पर क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। वो क्या मिल करके क्या बनाते हैं बच्चों, सॉल्ट बनाते हैं। और
H2 गैस वहां पर रिलीज होती है, जो कि आचार को क्या बना देता है, पॉइजनस बना देता है। तो आचार को जब हम क्या रखते हैं, किसी भी मेटेलिक कंटेनर में रखते हैं, तो वो क्या कर देता है, उसको जहरीला बना देता है। इसीलिए आचार या कोई भी एसिडिक पदार्थ हमारे पास है जो खाने योग्य है, तो उसे हमें कभी भी किसी मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, वो पॉइजनस बन जाता है, यानी कि जहरीला बन जाता है बच्चों। इसलिए आपने देखा होगा अचार को हमेशा या तो कांच के बॉटल्स में, या तो कुछ प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं उस तरीके से, या कुछ मिट्टी के बॉटल्स होते हैं, है ना, मिट्टी के कुछ बर्तन होते हैं, तो उस पर ही अचार हमेशा रखा जाता है। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि वाई पिकल्स आर नॉट केप्ट इन द मेटल कंटेनर, की अचार को क्यों जो है मेटल के किसी कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये बात थी क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होती है। चलिए, तो इसे कर लीजिए आप नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे ये एक्सपेरिमेंट हमने पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको अच्छे से समझ लिया था। हमने क्या किया, यहाँ पर क्या लिए, जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए। क्या लिए, जिंक के ग्रैन्यूल्स, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े लिए। ठीक, साथ में क्या डालिए, इसमें तनु सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। ठीक है बच्चों, तनु सल्फ्यूरिक एसिड डाली हमने, तो यहाँ पर हमें क्या दिखेंगे, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले दिखेंगे, जो इस तरह से हमने प्रवाह नली डाली, जिसके द्वारा ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स साबुन का विलयन था, तो वहां से क्या हुए हैं, बाहर आए हैं। और अगर हम इनके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं बच्चों, तो ये जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, ये पॉप साउंड से क्या होते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, यानी कि पॉप साउंड से फट फट करके क्या हो जाते हैं, इनका दहन हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब आगे बढ़ते हैं। जब सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन सोडियम के साथ कराया जाता है, तो क्या निकलती है, सोडियम सल्फेट बनता है, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है बच्चों, तो जो गैस है उसका जब हम परीक्षण करते हैं, तो उसके परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जैसे देखो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हमें कैसे पता ये हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को जब हम क्या करते हैं, फ्लेम देते हैं, तो पॉप साउंड से बर्स्ट होती है, यानी कि जो है फटफट की आवाज के साथ क्या होती है, उसका दहन होने लग जाता है, उसका वो बर्न होती है। ठीक, तो हमें क्या करना है, कैसे पता लगाएंगे कि हाइड्रोजन गैस है, पास में मोमबत्ती ले जा देंगे या जलती हुई माचिस ले जा लेंगे, तो पॉप साउंड से जलने लगेगा। ठीक, तो वही हमें यहाँ पर परीक्षण हमने किया हुआ है कि धातु के साथ एसिड की प्रतिक्रिया के बाद निकलने वाली गैस का परीक्षण उसके पास जलती हुई मोमबत्ती लाकर किया जा सकता है। अगर गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है, और बच्चों कई बार ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है, और वाइवा में भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस जो है कैसा साउंड करती है, तो पॉप साउंड आपको याद रखना है। तो ये हाइड्रोजन गैस के निकलने की पुष्टि करता है ना, अगर गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है, तो यह हाइड्रोजन गैस के निकलने की पुष्टि करता है। पॉप ध्वनि के साथ जलना हाइड्रोजन गैस के लिए विशिष्ट परीक्षण है। क्या है विशिष्ट परीक्षण, पॉप ध्वनि के साथ जलना। कैसे जलना, पॉप ध्वनि, यानी कि हम कह सकते हैं पॉप साउंड के साथ जब वो बर्न होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, तो इससे हम कंफर्म कर लेते हैं कि वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस ही है। चलिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये आपने देखी होगी, ये क्या होती है, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो है एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो हाइड्रोजन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, तो हाइड्रोजन से ऊपर ये सारे एलिमेंट क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, जबकि ये नीचे वाले एलिमेंट्स जो है ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है ना, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। तो हाइड्रोजन से जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को वहां से हटा करके हाइड्रोजन की जगह पर आ जाते हैं, जैसे कि हमने ये वाली रिएक्शन देखी थी। ठीक, तो सोडियम क्या है बच्चों, अगर हम यहाँ पर देखें, सोडियम क्या है, देखो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि हमें दिख रहा है नंबर 2 पोजीशन पर है, यानी कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर रहा है सोडियम, देखो यहाँ से हाइड्रोजन गैस को हटा करके, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा करके हाइड्रोजन की पोजीशन पर आ गया है, और हाइड्रोजन वहां से अलग हो गई है। ठीक, यानी कि ऐसे ही जो है
एसिड और मेटल का जो रिएक्शन है इस प्रकार से होता है। अच्छा, इसको याद आप कैसे कर सकते हैं कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से मेमोनिक्स आप याद करके क्या कर सकते हैं, ये जो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है इसको आप याद कर सकते हैं। यानी कि पोटेशियम हमारा हाईली रिएक्टिव है, ठीक, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये हमारे क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। अच्छा, याद करने के लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ याद करने के लिए। चलो बच्चों, तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको भी आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये बात तो थी रिएक्टिविटी सीरीज की। कार्बन यहाँ पर नहीं है जैसे कि मैंने बताया, वो सिर्फ क्या है, हमें एक तरह से लर्न करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है बच्चों। तो ये आपने जान लिया, एसिड जो है जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। ठीक, अगर हम बेस की बात करें, यानी कि जो हमारे क्षार होते हैं, क्षारक होते हैं, वो जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है बच्चों। अब एसिड के लिए तो इतनी बड़ी रिएक्टिविटी सीरीज है, आप इस तरीके से याद करो या आप इस तरीके से याद करो, यानी कि नीचे की तरफ बढ़ते हुए क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो या आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर लो या आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर लो। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, हाउ डू बेसिस रिएक्ट विद मेटल। अब बेस जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब बेस कैसे रिएक्ट करेंगे बच्चों, देखो बेस जो है, सारे ही बेस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते। कुछ बेस जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम, ये ही क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, यहाँ पर भी सॉल्ट और H2 गैस यहाँ पर रिलीज होती है। लेकिन सारे बेस के साथ रिएक्शन, सारे मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, बस सिर्फ कुछ मेटल ही बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, कुछ मेटल, ये दो मेटल ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, एम्फोटेरिक है, यानी कि ये एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। बाकी और मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं देते बच्चों। चलो, तो इस तरीके से कुछ रिएक्शन है, ये हमने अपना बेस लिया है बच्चों। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई हमने जिंक के साथ, और H2 गैस यहाँ से बाहर हुई और हमें मिला सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। साथ ही अगर हम एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, ये हमारा सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हमने जाना कि सबके साथ रिएक्ट नहीं करते, तो बेसिस डज नॉट रिएक्ट विद ऑल द मेटल्स, तो सारे ही मेटल्स के साथ बेस जो है वो रिएक्ट नहीं करते सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन के लिए। ठीक, सिर्फ कुछ ही मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे कि जो हमारा जिंक है, एल्यूमिनियम है। ठीक है बच्चों, चलिए, यानी कि जिंक और एल्यूमिनियम दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। ठीक, चलिए, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको नोट जरूर से कर लेना है पूरा ये। चलिए, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एसिड एंड बेसिस रिएक्शन विद मेटल्स। अब एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल्स के साथ जब हम कराते हैं वो तो हमने देख लिया। अब हम कहें कि एसिड और बेस की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, जब हम किसी एसिड की किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखो बच्चों, जब हमने क्या करा, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराई। देखो, जब हमने किसी एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराई, किसी मेटल के साथ कराई, है ना, किसी धातु के साथ कराई, तो क्या बना, सॉल्ट प्लस H2 गैस बनी। ठीक, वैसे ही जब हमने किसी बेस की रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराई, ठीक है, बेस की रिएक्शन भी जब हमने मेटल के साथ कराई तो वहां पर भी क्या बना बच्चों, वहां पर भी सॉल्ट और H2 बना।
है ना, यानी कि सॉल्ट दोनों रिएक्शन में बना, H2 भी बना। ठीक, वहीं अगर हम किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करा दें, किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करा दें, तो भी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो भी क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट बनेगा। अब कैसे बनता है, यहाँ पर सॉल्ट तो बनता है, साथ ही क्या बनता है, H2 गैस नहीं बनती, क्या बनता है, वाटर बनता है। अब कैसे, देख लेते हैं। अब किसी भी बेस की रिएक्शन, बेस यानी कि कोई भी हम बेस ले सकते हैं, NaOH हमने ले लिया बेस, प्लस एसिड हमने ले ली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों ही हमने ले लिए। ये क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं, और ये हमारे प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब हमने एसिड और बेस की रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, NaCl, जो कि क्या है हमारा सॉल्ट प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर हमें मिला। यानी कि जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करा रहे हैं, एसिड की रिएक्शन सॉरी बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करा रहे हैं, फिर तो जो मिल रहा है हमें वो तो ठीक है, लेकिन जब हम एसिड और बेस दोनों को मिला देते हैं, है ना, किसी बीकर में हमने क्या लिया, यहाँ से टेस्ट ट्यूब से यहाँ डाला एसिड, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब से डाला बेस, एसिड और बेस को मिलाया जब हमने, तो वो दोनों क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। क्या बनाया उन्होंने, सॉल्ट प्लस वाटर। अब न्यूट्रलाइज होने का बच्चों का मतलब है, इसका मतलब है उदासीन हो गया, इसीलिए इसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक, यानी कि एसिड और बेस दोनों क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, जब हमें क्या करते हैं, उनको एक साथ मिलाया जाता है बच्चों, क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो ये था इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे, कि जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है। साथ ही हमने इसकी दो मेन रिएक्शन तो पढ़ ही ली है, कि एसिड की मेटल के साथ क्या रिएक्शन है, एसिड की बेस के साथ क्या रिएक्शन, सॉरी मेटल की बेस के साथ क्या रिएक्शन है। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों इसको। चलिए, तो अगली बात आती है बच्चों वाटर, यानी कि जो हमारा जल है वो क्या है, क्या वो एसिड है या वो बेस है ना। अभी तक तो हम एसिड बेस पढ़ रहे थे, या हम न्यूट्रल भी पढ़ रहे थे। तो अभी तक तो हम क्या बोल रहे थे, कि जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर की बात करें अगर हम, तो डिस्टिल्ड वाटर की बात करें अगर हम बच्चों, तो ये कैसा होता है, न्यूट्रल, यानी कि उदासीन होता है। लेकिन बच्चों वाटर क्या है, अगर हम सिंपल वाटर की बात कर रहे हैं, वो क्या करता है, कभी एसिड की तरह कभी बेस की तरह क्या करता है, रिएक्शन करता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है वाटर, यहाँ पर भी लिया है वाटर। अब ये दोनों वाटर मिला करके क्या बनाते हैं बच्चों, देखो एक हमें H पॉजिटिव दे रहा है, वो H पॉजिटिव इसने एक्सेप्ट कर लिया, और एक OH नेगेटिव दे रहा है ना। यानी कि वाटर जो है समटाइम इट एक्ट एज बेस, समटाइम इट एक्ट एज एसिड। ठीक, वाटर इज कंसिडर्ड एज एन एसिड इन सम रिएक्शन, यानी कि कुछ रिएक्शंस में वाटर को जो है एसिड की तरह कंसिडर किया जाता है, एसिड की तरह लिया जाता है, और कुछ रिएक्शन में इसको बेस इन अदर, और कुछ रिएक्शन में जो है इसको बेस की तरह कंसिडर किया जा सकता है। जैसे सिंपली हम ये रिएक्शन देख पा रहे हैं। और बच्चों जो सिंपल हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है वो उसका नेचर कैसा होता है, उदासीन, यानी कि न्यूट्रल। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि वाटर जो है हमारा एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। बाकी का चैप्टर जो है बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको कोई कंफ्यूजन हो, कहीं पर कुछ समझ नहीं आता, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।